अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे अहम मामला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और जो शख्सी आज़ादियाँ हैं उसके ऊपर जो कदगनें लगाई गई हैं और बिलखसूस जो इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद और फिर जो जर्नलिस्ट जमील फ़ारूकी हैं उनके ऊपर भी बहाना करके तशद्दुद करने के जो मुबैना इल्ज़ामात हैं, इसकी रोशनी में पाकिस्तान की जो हुकूमत और इदारे हैं वो बड़े शदीद दबाव में हैं और अब एक नई हिकमत अमली बनाई जा रही है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मीडिया को कंट्रोल करना है। इस पर एक तो बातचीत करेंगे। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के मामले पर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर शो काज नोटिस जारी कर दिया है। पाकिस्तान के तौहीन अदालत से मुतल्लिक जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं और ये जो अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई होती है ये कौन से दायरा कार में आती है, किसका दायरा इख्तियार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट ये अज़ खुद नोटिस की समाअत कर सकती है या नहीं कर सकती, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनकी तौहीन अदालत क्या इस ज़िम्रे में आती है या नहीं आती है, और पाकिस्तान के जो मुतल्लिका कवानीन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले इस पे क्या हैं और क्या वाकई इमरान खान साहब को तौहीन अदालत में सज़ा दी जा सकेगी या नहीं, इस पे भी हम कानून और आइन और जो मुतल्लिका लोग हैं उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन है उसकी रोशनी में हम बातचीत करेंगे। लसबेला इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस किस्म के ट्रेंड्स चलाए गए, ट्वीट्स किए गए, वो चीज़ें भी सामने आई हैं और उस रिपोर्ट के तनाजुर में भी जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पिछले चंद दिनों से कि इस सारी की सारी कैंपेन में मुनज़्ज़म तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुलव्वस है, ये हुकूमत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया था। लेकिन उस रिपोर्ट में इस बात को मुस्तरद कर दिया गया और ये कहा है कि ये जितनी भी कैंपेन चलाई गई है इसके अंदर से बैरून ममालिक और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे अकाउंट्स इस्तेमाल हुए हैं या ऐसी IDs इस्तेमाल हुई हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम या ID या तस्वीर इस्तेमाल की गई, लेकिन ये इनफरादी अमल था, इसमें कोई बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं साबित हुई। इस रिपोर्ट के नतीजे में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को क्लीन चिट मिल गई है और एक और हुकूमत का जो मुमकिना हथकंडा था वो नाकाम हुआ है। फिर PDM क्या जो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन है और बिलखसूस कराची का जो ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें जिस अंदाज़ में PDM की तमाम जमातों ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकस्त खाई और 50% भी वोट हासिल नहीं कर सके, उसके बाद सिंध में मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स जो बल्दियाती इलेक्शन का सेकंड फ़ेज़ है उसको मुलतवी करवाने की बातचीत की गई है। डिप्टी कमिश्नर्स ने खतूत लिखे हैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को और सूबाई इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट मुरतब की है और इब्तदाई तौर के ऊपर ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि सिंध हुकूमत ने भी सिफारिश की है कि ये फ़ेज़ जो है कि इसको 1 से 2 महीने तक मुलतवी कर दिया जाए। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस की जाने से भी इसी किस्म की रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जमान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और ये कहा गया कि कराची डिवीज़न में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 28 अगस्त को होंगे। बाकी जो डिवीज़न्स हैं हैदराबाद या बाकी इलाकों के अंदर जो रिक्वेस्ट की गई है कि इनको मुलतवी किया जाए तो उसकी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और फिर फ़ैसला किया जाएगा कि क्या वाकई वहाँ पे ऐसे हालात हैं या नहीं है कि इन इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। सैलाब की सूरत हाल और वहाँ पर जो मसाइल हैं और इंतज़ामी मशीनरी की अदम दस्तयाबी अपनी जगह, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है, इवन सिंध के अंदर बहुत से सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि इस वक्त जो PDM की जमातें और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहाँ पे और MQM भी नहीं चाहते कि इस वक्त सिंध के इन शहरी इलाकों में फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन हो, क्योंकि जो इस वक्त ट्रेंड बना हुआ है, जो आवाम का मूड है वो PTI की जानिब है और अगर PTI शहरी इलाकों के अंदर स्वीप करती है और उनके जो ज़िले नाज़मीन है या यूनियन कौंसिल के नाज़मीन है वहाँ पर PTI कामयाब होती है तो फिर MQM और पीपल्स पार्टी को काफ़ी मुश्किलात होंगी आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी और सियासी तौर के ऊपर भी। तो इसलिए वो मुलतवी करवाना चाहते हैं और यही ख्याल सियासी मुबस्सरीन का है कि अब PDM इस वक्त जो है कि वो इलेक्शन से राय फरार जो है वो ढूंढ रही है और राय फरार इख्तियार करना चाहती है। तो लेट्स सी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराची के अलावा दीगर
जो डिवीजन्स हैं वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला करता है। और यकीनी तौर के ऊपर अगर सैलाब की सूरत हाल इतनी गंभीर है और इंतज़ामी मशीनरी अमला दस्तयाब नहीं और लोग भी अगर पोलिंग स्टेशन तक नहीं आ सकते वोट डालने के लिए, तो वहाँ पर वोट नहीं होना चाहिए। एक और बड़ा अहम मामला, पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के ऊपर बड़ा दबाव बढ़ रहा है उसके कारकुनों की जानिब से। और इवन के फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो अवाम ने वोट दिया है वो सिर्फ वज़रा वजारतें के लिए नहीं है बल्कि अमली एक्शन के लिए है। और जो कुछ वफाक के अंदर और इवन 25 मई का हवाला उन्होंने दिया कि पंजाब के अंदर जो कुछ किया गया पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के कारकुनों और लीडरशिप के साथ, इस सिलसिले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को अमली इक़दाम करने चाहिए। और इस सिलसिले में ये फ़ैसले भी किए गए हैं बड़ी हाई सतह के ऊपर के पंजाब के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी शहबाज शरीफ साहब हों या वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हों, मरियम नवाज़ साहिबा हों या मौलाना फजल रहमान साहब या इवन बिलाल भुट्टो साहब या दीगर ऐसे जो सीनियर कायदीन हैं, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल वग़ैरह, इन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जो बयानात दिए, जो धमकियाँ दी, जो भी कवानीन मुतलका हैं उनके तहत इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाएँ। अज़हर सदीक़ साहब एडवोकेट हैं, उन्होंने इस सिलसिले में एक दरख्वास्त दायर भी कर दी है, लाहौर में पुलिस को दी है। और इसी ज़िम्मन में अगर जो पहले से मुकदमा दर्ज हैं उनको भी ओपन किया जाए और कार्रवाई को, प्रोसिक्यूशन को तेज़ किया जाए, ये फ़ैसले किए गए हैं। और अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर शायद इस किस्म की भी कार्रवाइयाँ नज़र आएंगी। एक मामला शहबाज गिल साहब के कमरे पे पुलिस का छापा, और छापा जिस अंदाज में रात गए मारा गया और उसके अंदर असला बरामद किया गया, वहाँ से कहा गया जी एक पिस्तौल बरामद हुई है, डायरी बरामद हुई है, तो नाजायज़ असला रखने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया उनसे। और जो अभी तक जो उनसे पहले मुकदमा दर्ज किया गया था, अब उसको पुलिस को ख़ुद भी अंदाज़ा हो रहा है कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है। और उसके बाद जो जिनसी तशद्दुद हुआ, जिस तरह से वो सामने चीज़ें आई हैं और जो रिपोर्ट अडयाला जेल की भी सामने आई है, उसके बाद अब पुलिस ने कोई नया मुकदमा बनाना था ताकि उनको किसी और मुकदमे में फंसा के अपने पास चंद दिन मज़ीद रखा जाए, रेदर देन के जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर उनको जेल भेजा जाए, या इवन ज़मानत भी उनकी हो सकती है अगर ये संगीन मुकदमा साबित नहीं होता। तो अब वो 13-20-65 जिसको अमूमन इस्तिलाह में इस्तेमाल किया जाता है कि गैर कानूनी असला रखने पर मुकदमा दर्ज होता है, वो मुकदमा दर्ज किया गया है ताकि PTI पे किसी न किसी तौर के ऊपर प्रेशर रखा जाए। लेकिन शायद ये हरबा भी उनका इस अंदाज़ में नाकाम होता दिखाई दे रहा है कि जिस अंदाज़ में उन्होंने मीडिया को साथ ले जाकर ये रेड किया, अगर ये कानूनन दुरुस्त है तो क्या कल ये दीगर जो कायदीन है, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब, या उनके घरों पे रेड करेंगे तो इस तरह से मीडिया को लेके उनके बेडरूम तक जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है और मुमकिन है ये सवाल अदालतों के अंदर भी उठाया जाए। तो लेट्स सी फिर अदलिया इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करती है। सबसे अहम मामला जो इमरान खान साहब का अक़वाम मुत्तहिदा का बयान, हुकूमत के ऊपर दबाव, हुकूमत में बढ़ती हुई परेशानी और तौहीन अदालत का नोटिस। अब इसमें सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें, एक सेक्शन 6 है ATA एंटी टेररिस्ट एक्ट का, उसमें डेफिनेशन दी गई है दहशत गर्दी की, और दूसरा है जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान को बाज़ हज़रात जो हैं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दे रहे हैं, लेकिन जो UN चार्टर है और जो अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसल है उसकी करारदाद नंबर है 1566, उसमें टेररिज्म की डेफिनेशन की गई है। तो जो खिताब होता है, तकरीर होता है, इजहार राय होता है, इसको टेररिज्म के अंदर नहीं गिना गया। टेररिज्म की डेफिनेशन कुछ और है। तो इसी तरह सेक्शन 6 जो है एंटी टेररिस्ट एक्ट का, उसमें भी टेररिज्म की डेफिनेशन कुछ और है। लेकिन हमारी पुलिस ने भी, इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत ने भी ये मुकदमा दर्ज किया और हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज खुद नोटिस लिया। और इसके ऊपर मज़े की बात यह है कि जो मुतलका फ़रीक को सुने बग़ैर, अभी इसमें सिर्फ अटॉर्नी जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के वो थे, उन्होंने अपनी राय दी। जो दूसरा फ़रीक है उसको अमूमन अदालतें नोटिस करती हैं कि जनाब ये एक मामला है, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है। जब वो मौक़िफ़ आता है तो फिर ये फ़ैसला किया जाता है कि अच्छा इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है, तो इनको नोटिस किया जाए या ना किया जाए। तो इसमें सबसे बड़ा नुक्ता तो यह है कि दूसरे फ़रीक को सुने बगैर जो है शो काज नोटिस बाकायदा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के नोटिस भेज दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, इसी नोटिस के साथ जो है पेमरा को और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ये कहा जा रहा है कि उनकी जो तकारीर हैं या जो मतन है उसका तमाम रिकॉर्ड पेश किया जाए। तो इसका मतलब यह है
कि अदलिया की मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अभी उनकी तकरीर, उनके मतन, उनकी चीज़ों को देखा ही नहीं, उस रिकॉर्ड को देखा ही नहीं, लेकिन देखे बगैर, सुने बगैर शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया, जो असूली तौर के ऊपर जो कानून के मुरव्वजा बुनियादी असूल हैं उनके मुनाफी है। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अस खुद नोटिस का मामला होता है उस पर फ़ैसला दिया हुआ है और उसमें तमाम जज साहिबान और जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे ये इख्तियार वापस ले लिया गया और ये इख्तियार अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। और अगर कोई जज साहिबान ये समझते हैं कि ये अवामी अहमियत का मामला है और इसके ऊपर अस खुद नोटिस लेना चाहिए, तो वो फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखेंगे और फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन हालात का जायज़ा लेकर फ़ैसला करेंगे कि इसका अस खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना, और वही इसकी बेंच तश्कील देंगे। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट की और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रूल्स ऑफ बिज़नेस बनाए हैं, जो क़वायद ज़वाबित बनाए हैं, ये उसकी भी नफ़ी करता है। और फिर बाज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उनके तहत जो सेक्शन 204 है, जिसके ऊपर तौहीन अदालत जो है, आर्टिकल 204 है, जिसमें तौहीन अदालत के जो मामलात हैं वो अदलिया जो है वो डील करती है। तो लेकिन ये आर्टिकल भी हायर कोर्ट्स के मुताबिक, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनसे मुतल्लिक डील करती हैं, जो लोअर जुडिशरी है ये उससे मुतल्लिक डील नहीं करते। तो ये जो एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, जिनके बारे में ये बयान दिया गया, तो उस ज़िम्रे में भी ये नहीं आता। तो किस कानून और ज़ाब्ते के तहत ये कार्रवाई की जाएगी? यही वजह है कि PTI के वकला ने कहा कि हमें नोटिस पहले मिले, देखें हम ये किस कानून और ज़ाब्ते के तहत हो रहा है, फिर उसके ऊपर हम अपना जवाब या रद्द-ए-अमल देंगे। तो ये भी देखा जाएगा कि क्या इस कानून के तहत है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह से इसको उसमें शामिल किया गया है। तो ये 3-4 बड़े लीगल पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त इस बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपनी सिफारिश भेजी है कि इसके लिए बड़ा जो है बेंच बनाया जाए और 31 अगस्त को इसकी समाअत की जाए। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि 31 अगस्त से पहले इस शो काज नोटिस को चैलेंज किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया जा सकता है। अतर मिनल्ला साहब जो हैं 25 अगस्त तक छुट्टी पर हैं, फिर वो आ जाएंगे। तो अतर मिनल्ला साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ह्यूमन राइट्स और जो फंडामेंटल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम्स हैं और उसके ऊपर बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर उनका मौक़िफ़ बहुत बड़ा वाज़ेह है और वो इस पर कभी भी हुकूमती और रियासती इदारों को छूट नहीं देते। तो उस तनाज़ुर में अगर देखें, जब अगर ये छुट्टी से वापस आ जाते हैं तो मुमकिन है कि ये शो काज नोटिस जो है कि ये विड्रा हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि जो और दीगर मामला जमील फ़ारूकी का और जो दीगर केसेस हैं उनके अंदर भी शायद हुकूमती इदारों की सरजनश हो। जिस अंदाज़ के अंदर ये कार्रवाइयाँ सारी की गई, DIG ऑपरेशन ने तस्लीम किया पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी कि उनके पास वारंट गिरफ़्तारी नहीं थे जब शहबाज गिल को गाड़ी में शीशे तोड़ के गिरफ़्तार किया गया। तो ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है ये उनके केस को कमज़ोर करता है। अगरचे अभी तक अदलिया ने थोड़ा सा फेवर किया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया हुकूमत को, लेकिन अतर मिनल्ला के आने के बाद शायद हुकूमत के केसेस मज़ीद कमज़ोर पड़ें। यही वजह है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर जो सारे के सारे स्टेप्स हैं वो हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं। उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही कानूनी महाज पर, अदालती महाज पर, सियासी महाज पर, और अब उनकी आखिरी उम्मीद इलेक्शन कमीशन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त जो एक सिनेरियो बन चुका है, लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन कमीशन भी अपनी वापस ओरिजिनल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की तरफ जा रहा है और शायद वो पॉलिटिकली मज़ीद कोई फेवर ना कर सके। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।